हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। साथियों, हमारे इस चैनल ट्रैवल विद तृप्ति उद्यान में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। पिछले वीडियो में प्रमदा मैया की परिक्रमा के 5वें भाग में हमने पाया कि ग्रामीण भागों के अंदरूनी इलाकों में भी वहां बसे हुए लोगों का सहजीवन, उनका नर्मदा परिक्रमा वासियों के प्रति स्नेह भाव, आदर और सहज आतिथ्य मन को कितना प्रभावित और उल्लसित करता है। इन यादों को संजोए प्रमदा मैया और उनके साथ एक और सहसाथी खप्पर माल, जो सबसे कठिनतम शूलपाणी की चढ़ाई, उस ओर बढ़ते हैं। और वहां पहुंचने के बाद उनके अन्य सहसाथी जो रास्ते से आए थे, उनकी मुलाकात वहीं पर होती है। और अब इससे आगे वे कहाँ बढ़ती है, आगे की परिक्रमा कैसी है, चलिए जानते हैं प्रमदा मैया की ही वाणी से। खप्पर माल से जब हम नीचे आए, पहाड़ी चढ़ के फिर आश्रम में पहुंचे, तब तक दोपहर की भोजन प्रसादी का समय हो चुका था। तो भोजन प्रसादी ली हमने, फिर वहां से हमें आगे जाना था भमाड़ा। हमें 7 किलोमीटर जाना है, लेकिन जब चलते गए तो पता चला कि हमें 17 किलोमीटर जाना है। तो 7 से 17 का अंतर बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन उसके सिवा कोई और पर्याय नहीं था, क्योंकि बीच में कोई आश्रम नहीं था। सड़क का ही मार्ग था, लेकिन थकावट भरा मार्ग था। तो हम शाम होते होते सूर्यास्त के होते होते वहां पे पहुंच गए। वही गृहस्थ सेवा ही थी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गांव के लोग मिलके ही अपने घरों में परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था करते हैं भोजन की। हमारे साथ वहां पे उस दिन 25 से 30 परिक्रमावासी थे, और खिचड़ी का भोजन प्रसादी तैयारी थी सबके लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये भाग बहुत दुर्गम है और यहाँ पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है। तो वो जो जिनके यहाँ व्यवस्था थी, वो बार बार हमें समझा रहे थे कि पीने का ही पानी है, बाकी किसी चीज के लिए पानी इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ अपनी थाली जो भी भोजन आप पाएंगे उतना धोने के लिए, लेकिन पानी संभल के इस्तेमाल कीजिए, पानी बहुत कम है। लेकिन ये जब पानी के लिए बोल रहे थे, तब भी कुछ परिक्रमावासी अपने कमंडलू धो रहे थे। तो वो बार बार बोल रहे थे कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, मत कीजिए, मत कीजिए। तो वो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ उस बात का कि वो अगर आपको बार बार विनती कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मतलब उनको सच में पानी वहां लाने के लिए बहुत कष्ट होता है। और हम ये वो बार बार बोलने के बाद भी अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। हम उनको कष्ट में नहीं डाल सकते, पहले वो हमारे लिए बहुत सेवा करते हैं। तो परिक्रमावासी ने थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां जो भी आपको सूचना दी जाए या कुछ भी आपको विनती करी जाए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगली सुबह हम जब निकले तो अंधेरे में निकल गए, क्योंकि आगे जाके हमें नहाना वगैरह था। कुछ लोगों का मानना था परिक्रमावासियों के कि आगे एक नदी आएगी, वो वहां नहाएंगे, तो कुछ ने वहां जाने का सोचा। फिर आगे जाने के बाद हमें एक नदी पार करनी थी। कोई उसे उंदई नदी बोल रहा था, कोई बूधी नाला बोल रहा था। तो जो भी है वो हमने फिर नाव से पार किया उसे। फिर कुछ लोग वहां पे जिन्होंने वहां पे स्नान किया, वो वही थोड़ी देर वही बैठ गए। मैं अपना अकेले आगे निकल आई, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी चाल होती है, आगे पीछे होता रहता है वो तो परिक्रमा में। तो मैं थोड़ा आगे आ गई। आगे जब मैं आई तो आगे भील गांव, और भील गांव में आश्रम, मतलब भील गांव की एक आदिवासी आश्रमशाला है, वहीं पे परिक्रमावासियों के लिए व्यवस्था होती है। आश्रमशाला मतलब जो आसपास के दुर्गम इलाकों के जो आदिवासी बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए वो स्कूल खोले गए हैं, और वहीं उनकी रहने की सुविधा होती है, भोजन वगैरह सब वहीं होता है। तो मैं वहां पे पहुंची थी, करीब 10 साढ़े 10 बजे हुए होंगे। तो उनके वहां बच्चों का भोजन का समय हो गया था। वहां के लोगों ने मुझे पूछा कि क्या आप भोजन करोगे, मैंने कहा हाँ। तो बैठ जाइए बच्चों के साथ, उन्होंने बोला। मैंने फिर अपनी थाली लेके बच्चों के साथ बैठ गई। अच्छा लगा, मतलब सब लड़के लड़कियां थी। परोसने से पहले वो कुछ श्लोक बोल रहे थे। ऐसे ही भोजन करने बैठी तो वहां पे एक मैया आ गई, और उन्होंने कहा कि मैया आप यहाँ से उठो। अब मुझे समझ में नहीं आया ये यहाँ ऐसे क्यों बोल रहे। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो मैं ठीक है, मैंने कहा मैं अपनी भोजन का पूरा जो थाल था मेरा वो लेके उनके पास गई। उनका वहां छोटा सा घर, कुटिया थी, मतलब घर था, और वो वहां के आश्रम के भोजन की व्यवस्था देखती थी। तो उन्होंने कहा कि आप भोजन आप मेरे घर में आके भोजन पाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे अंदर गई, उन्होंने बोला कि आपके थाल में जो भी परोसा है ना, साइड में रख दो, आप मेरे हाथ का बना हुआ मेरे घर का भोजन खाओगे। अब मैंने कहा अभी ये इसमें भोजन में क्या खराबी है, जो बच्चों को परोसा है वही मैं खाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये रोटी आप नहीं खाओगे, ये थोड़ी मोटी मोटी होती है, आप लोगों को आदत नहीं होगी, मैं अपने घर में जो रोटी बनाई है वो देती हूँ।
मैंने कहा ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, हम ऐसे भोजन को ज़ाया नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, "नहीं चिंता मत करना मैया, मैं ये गाय को खिला दूँगी।" इतना पेट भर के उन्होंने प्यार से मुझे खिलाया, तो मतलब मैं मना कर रही थी लेकिन उन्हें खा लो मैया, आप अकेली हो खा लो, ऐसे करके उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया था और मुझे उनका अचार बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा, "मैया ऐसे करो आप थोड़ा अचार साथ में लेके ही जाओ।" मतलब जैसे हम अपने घर से निकलते हैं और मम्मी देती है ना कुछ साथ में कि अपना कोई देता है कि आपको पसंद आ गया चलो ले जाओ, मुझे पड़ी थी। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कैसे है ना ये क्या प्यार है इनका। फिर एक बार लगा कि शायद मैं अकेली थी, निरंजन परिक्रमा में थी, इसीलिए इतना प्यार मुझे मिल रहा था, मैया ही जाने। हाँ, इससे आगे फिर हमें जाना था मतलब धनाजे पहुँचना था, लेकिन धनाजे पहुँचते थोड़ा-सा मतलब पूरा सड़क का ही मार्ग है, लेकिन घाट है मतलब पर्वत चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, तो थोड़ी थकावट होती है। तो मैं एक खरड़ी नाम के गाँव में रुक गई थी, छोटे से गाँव में। तो वहाँ पे भी एक आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ-जहाँ छोटे-छोटे गाँव में आजकल आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए होते हैं, अच्छे पक्के वाले एक रूम होता है अच्छा-सा, तो वहाँ पे व्यवस्था होती है और गाँव वाले मिलके आपकी भोजन की व्यवस्था करा देते हैं। और भोजन इतना ज़्यादा हो गया था दोपहर का तो शाम की भोजन प्रसादी देने का तो सवाल ही नहीं था, इतना खा लिया था मैंने। तो वहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद और 4-5 परिक्रमावासी आए तो हम सब मिलके वहीं उसी में हमने विश्राम किया था, खरड़ी नाम के गाँव में। तो बहुत छोटा गाँव था। हाँ, और वहाँ से फिर दूसरे दिन सुबह हम जब निकले, ठंड ठंड तो बढ़ती जा रही थी क्योंकि दिसंबर का महीना बाकी के परिक्रमावासी सब आगे-पीछे चल रहे थे। तो एक गाँव आया, तो वहाँ देखा तो एक छोटे बूढ़े बाबा जी एक मतलब आग जला के सूखे पत्ते वगैरह उन्होंने जमा किए थे, उसके इर्द-गिर्द बैठ के खुद को सेंक रहे थे, गर्माहट ला रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा-सा यहाँ आराम कर लेती हूँ, तो वहाँ पे एक थोड़ा बेंच पड़ा हुआ था, वहाँ पे बैठी, पीछे मुझे आवाज़ आई मेरे, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि, "आप चाय पियोगी?" अब इतनी ठंड थी, ना मना करने का तो सवाल ही नहीं था, मतलब पहले लगा कि हाँ, चाय तो ज़रूर पीनी ही पड़ेगी। अब वो मन से बोल रहे हैं तो मैंने कहा, "हाँ, आपको अगर कष्ट नहीं होगा" तो फिर भी मैंने कहा कि आपको कष्ट नहीं होगा तो ज़रूर पीऊँगी। ये इलाका इतना गरीब है, हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो 1-2 परिक्रमावासी अगर आते हैं, तो हम अपने खुशी-खुशी उनके लिए चाय बनाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आ गए तो हमारे लिए भी चाय बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीनी, गुड़ या मतलब सब समस्या ही है। कहने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति बहुत ही नाज़ुक है। फिर भी वो करना चाहते हैं और जहाँ-जहाँ संभव होता है वहाँ करते हैं। काली चाय ही थी, दूध नहीं था लेकिन ठंड के दिनों में वो गुड़ की काली चाय भी अमृत समान लगती है। फिर मैंने सबको नर्मदे हर करके निकल गई वहाँ से और वही सोच रही थी अकेले चल रही थी इसलिए पीछे की मैया ने भी कल मुझे भोजन खवाया था। लाड ही लाड है, अकेले चल रही थी तो और आनंद है। इससे आगे फिर 2-3 किलोमीटर मेरे ख्याल से धनाजे का एक आश्रम आता है। तो मेरे साथ में जो बाबा जी पहले भी कुछ दिन पहले चल रहे थे और जो शुरुआत में जिन्होंने मेरे साथ परिक्रमा उठाई थी वो भी, तो अगर मेरे साथ भी नहीं हो तो फिर भी नित्य मेरे संपर्क में रहते थे क्योंकि उनको पता था मैं अकेली चल रही हूँ। करके सब पूछते थे कि मैया कहाँ तक पहुँची? कैसे हो आप? मतलब छूट गए तो भी संपर्क में बने रहते थे हमेशा के लिए। तो फिर उनका 2 लोगों का फ़ोन आया था, उन्होंने जो वो धनाजी का आश्रम था उसके बारे में मुझे बताया था, कि अगर आपको समय हो तो आप ज़रूर वहाँ पे जाइए और वहाँ समय बिताइए, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं सोच रही थी इतना क्या मतलब है? तो मुझे मेरी भी उत्सुकता बढ़ गई थी कि उस आश्रम में इतना क्या है ये मुझे बार-बार सब बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ। हालाँकि दोपहर का समय था तो वहाँ भोजन करने का मैंने सोचा भी था। तो जहाँ वहाँ पहुँची मैं करीब मेरे ख्याल से 9:30 बजे जल्द ही पहुँच गई थी, 9:30-10 बजे कुछ 9:30 बजे मेरे ख्याल से। और जैसे ही प्रवेश किया, बड़ा-सा एक गेट था वैसे वहाँ से प्रवेश किया, देखा तो मतलब बहुत बड़ा आश्रम था, लेकिन इतना स्वच्छ आश्रम था कि मतलब समझ में आ रहा था कि बाकी आश्रमों से ये आश्रम अलग है। और मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मंदिर बना हुआ था, बहुत साफ-सुथरा, मैया लोगों के लिए अलग व्यवस्था, बाबा जी लोगों के लिए अलग व्यवस्था, पानी भी बहुत सारा मतलब धोने के लिए, पीने के लिए सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो फिर वहाँ के एक बाबा जी थे, वो उन्होंने सबसे पहले उनको पूछना पड़ता था मतलब हम कहाँ से आए, क्या है उनको बोल बोल के फिर वो बोलते थे कि आप अपना आसन लगा लो। तो पहले तो फिर बाल भोग खिलाया उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से दोपहर के भोजन प्रसादी के बाद निकलने वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी तब तक ठहर जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। हाँ, तो जब तक वहाँ बैठी थी, तो वो जो महाराज जी थे, उनको देख के मतलब बहुत ही अलग व्यक्तिमत्व दिखा मुझे मतलब कुछ तो अलग था उनमें। तो उनसे बात कर रही थी तो समझ में आया कि मतलब उन्होंने मैया की पहली परिक्रमा की, फिर बीएससी करने के बाद, फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने बीटेक करा। बीटेक करने के बाद नौकरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिर वहाँ से आने के बाद उसके भी पहले उन्होंने और एक परिक्रमा करी मैया की। उन्होंने होम्योपैथी का एग्ज़ाम दिया मतलब वो होम्योपैथिक डॉक्टर बन गए थे और फिर नौकरी कर रहे थे और फिर उसके बीच में उन्होंने संन्यास ले लिया था तो उनका नाम श्री श्री अच्युतानंद जी महाराज था।
और मतलब भाषा वाणी में भी अच्छा प्रभुत्व था। अंग्रेजी अच्छी बोल लेते थे, मराठी अच्छी बोल लेते थे, हिंदी ही बोल रहे थे और कन्नड़ा भी अच्छी बोल रहे थे। तरह का जो आमतौर पर जो हम लोग महाराज या साधु सोचते हैं ना कि इनको कोई बाह्य जगत का ज्ञान नहीं होता, कहीं ऐसे कुछ नहीं था। उनको पॉलिटिक्स वगैरह सब अच्छे से पता था कि क्या चल रहा है इधर उधर। और उतने ही सख्त मिजाज के थे। सख्त इसलिए कि स्वच्छता के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर थे। मतलब उनका कहना था कि अंदर की बाहर की परिसर की स्वच्छता रखने के साथ साथ आप अपने मन की स्वच्छता करना भी सीखो परिक्रमा के दौरान। मतलब जो भी कहते थे बहुत अच्छी बात कहते थे। और वो स्वभाव था वही, वो आश्रम की मतलब जो व्यवस्था थी उसमें झलक रहा था। बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आते थे क्योंकि वो बहुत गुस्सा करते थे अगर आप गलत हो जाओ तो। तो लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है ना, जैसे हम बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाने के लिए डाँटते हैं, तो वो डाँट ज़रूरी होती है, ऐसा लगा मुझे। इतने दिनों के बाद मेरे ख्याल से 16-17 दिनों के बाद एक अच्छा-सा स्वच्छ शौचालय मिलना भी बहुत ही दुर्लभ था इस परिक्रमा में। वो वहाँ पे पहली बार मिला। बहुत मतलब पानी की कोई कमी नहीं थी। मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से, वो खाने-पीने का भी, वो दोनों हाथों से खाना नहीं खाने देते थे किसी को भी। एक ही हाथ से खाना खाओ, एक ही हाथ लगाना है खाने पे। तो मतलब बहुत अच्छा उनका सब अनुशासन बहुत अच्छा था। उस दिन हमने पहली बार मैया की कृपा से हमको मतलब भोजन बनाने में सेवा करने का मौका मिला। तो वहाँ उस दिन मेरे ख्याल से 80 से 85 लोग परिक्रमावासी थे। उन्हें 7.5 किलो का आटा गूँधा था और 4-5 मैया ने करीब 1 डेढ़ घंटे हम रोटियाँ बेल रहे थे। जो मैया रोटी बेल रही थी, 4-5 मैया रोटी सेक रही थी और वो जो महाराज जी वो खुद मतलब सब भोजन बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। मतलब क्या मसाला डालना है, कितना करना है, वो सब महाराज जी रोज़ के रोज़ देखते थे। वो 5:30 बजे सबको काली चाय देते थे, बोलते थे ये बेटी है, जिसको चाहिए ले लो। और फिर पूरा आपका मतलब मुँह वगैरह धोने के बाद आपको दूसरी चाय मिलती थी। और आश्रम, सबसे बड़ी बात, आश्रम का गेट 6 बजे से पहले खुलता नहीं था। कई परिक्रमावासियों की आदत होती थी कि अंधेरों में 4:30 बजे उठ के निकल चलो चलने के लिए, मतलब जल्दी रहती थी उन्हें। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि 6 बजे से पहले तो मेरे आश्रम का गेट खुलेगा नहीं। और हर शाम को मतलब वो भोजन होने के बाद सबके लिए सत्संग करते थे, परिक्रमावासियों के लिए, और उनको कहते थे कि परिक्रमा क्यों करनी होती है? परिक्रमा का मतलब क्या है? आप परिक्रमा करते हो तो अपनी और परिसर की, आप जहाँ जाते हो उस जगह की स्वच्छता रखना भी कितना ज़रूरी है। और मैया से भी कुछ सीखो, मतलब सीखते रहो। तो बहुत अच्छी बातें बताते थे। उनका एक बहुत की शिकायत थी आजकल के परिक्रमावासियों के लिए कि आजकल के परिक्रमावासियों को सिर्फ भागना आता है। जल्दी-जल्दी आते हैं, खाते हैं, सोते हैं और चले जाते हैं। तो उसके लिए वो एक वाक्य बोलते थे, शायद सुनने में अजीब और अटपटा लगे। लेकिन वो बोलते थे कि आजकल के परिक्रमावासी मतलब आओ, खाओ, भागो और भागो। बाकी कुछ आप लेन-देन, हाँ, मतलब सच में देखा जाए तो बहुत ही सटीक, मतलब बहुत ही कड़वा सच था। कि ग्रामवासियों का ध्यान किसी और दूसरी जगह जाता ही नहीं था, सिर्फ खाने में मतलब और चलने में मतलब। आस-पास हमें क्या दिख रहा है उसका आनंद लो। तो ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से एक परिक्रमावासी को लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो उनका मानना था कि ये सब देख के मुझे लग रहा है कि हर परिक्रमावासी का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए हर साल। और वो होम्योपैथिक डॉक्टर होने की वजह से वो सबको, किसी को ज़ख्म हुआ तो खुद ड्रेसिंग करते थे। उन्होंने मेरे पैर की भी ड्रेसिंग करी। मतलब सब सेवा करते थे सच में। वो चाह रहे थे कि मैं वहाँ रुकूँ, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि आपकी ज़ख्म अभी अच्छी हो गई, आप चल सकते हो। तो मैंने सोचा कि अभी चलना ही ठीक रहेगा, लेकिन उनका क्या, वो मतलब बार-बार पूछ रहे थे, "आप सच में जा रहे हो क्या?" तो मैंने कहा, "हाँ, अभी आगे जाऊँगी थोड़ा-सा।" तो जैसे पहले भी मैंने कहा कि मोह के क्षण बहुत आम रुक जाए, ठहर जाए, लेकिन परिक्रमा में है तो चलना हमारा काम है मुख्यतः, तो चलना चाहिए। ऐसे सोच के फिर वहाँ से हम आगे चले गए। कि आगे एक आश्रम आ गया भुज गाँव। मतलब दोपहर के समय हम वहाँ पे, हाँ, भुज गाँव कह करके था। तो वहाँ पे एक उस इस परिक्रमा के दौरान पराठे वाले बाबा जी का आश्रम बोल के वो आश्रम बहुत प्रसिद्ध हो गया था। क्योंकि पूरे परिक्रमा के दौरान वहीं सिर्फ पराठे खिलाए जाते थे। जहाँ आज परिक्रमावासी वहाँ पे आते थे तो उनको खिलाते भी थे। और फिर पराठे बना के लेके परिक्रमा के, दोपहर का भोजन का समय हो गया है और उनको लग रहा है कि आगे-पीछे अगर लोग हैं, वो शायद उनको लेट हो जाएगा, तो वो गाड़ी में बैठ के पराठे बना के लेके जाके परिक्रमावासियों को बाँटते थे। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो करीब 11 बज गए थे मेरे ख़्याल से। और फिर हम वहाँ ठहर गए तो हम, कुछ मदद चाहिए क्या? तो उन्होंने ढेर सारी सब्जियाँ हमारे सामने आके रख दी। और इतनी सारी सब्जियाँ हमने पहली बार देखी परिक्रमा के दौरान। मतलब गाजर, मूली, गोभी, सब कुछ था। और बोला कि अब सब इसको कद्दूकस कर दो, मतलब ये ग्रेट कर लो, सबको बारीक-बारीक काट लो। हम पहले तो हमें पता नहीं था ये क्या बनाने वाले हैं। हम अपना मतलब सब सोच रहे थे शायद हमें पुलाव मिलेगा, शायद हमें वेजिटेबल मिलेगा। मतलब देख के सबके मन एकदम प्रफुल्लित हो गए थे कि हमें आज बहुत सारी सब्जियाँ खाने को मिलने वाली है। फिर हम लोग सब कद्दूकस कर रहे थे।
हमको लगा कि अलग अलग रखना है टमाटर, क्या सब कुछ एक साथ मिला के रख दो, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाने वाले हैं। मतलब टमाटर भी उसी में गए, मूली भी उसी में गई, गोभी भी उसी में गया, गाजर भी उसी में गया। तो उन्होंने कहा आप सिर्फ इतना कर दो, बाकी हम कर लेंगे। फिर हम बहुत बड़े से पतीले में उसको सब डाल के उनके पास दे दी। फिर उनके जो कुछ मदद करने वाले थे गांव के, वो एक मैया जी या एक बाबा जी थे, उन्होंने मिलके फिर कुछ आटे वगैरह मिलाए और इतने स्वादिष्ट पराठे बना के खिलाए हम लोगों को। उसके साथ अचार, अचार का बहुत बड़ा डिब्बा था और मकई का चिवड़ा। मतलब मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग इस तरह से सेवा करते हैं। तो ऐसे ही ये पराठे पराठे वाले बाबा थे। हाँ, ये इंदौर के थे। और जहां जहां अभी वो कुछ दिन के लिए इनका पड़ाव यहाँ था, फिर बोल रहे थे कि अभी यहाँ से परिक्रमा से गुजरना धीरे धीरे से इनका कम हो जाएगा, क्योंकि सारे आगे निकल जाए। अभी फिर थोड़ी दिन के बाद जहाँ पे आगे आश्रम की जरूरत है, वहां पे अपना आश्रम डालूंगा और फिर वहां पे पराठे खिलाऊंगा। पूरे रास्ते में जहां जहां जरूरत पड़ेगी, उनको लगेगा कि यहाँ पे आश्रम की कमी है, यहाँ पे व्यवस्था खाने की होनी चाहिए, वो वहां पे जाने वाले। नर्मदे हर। प्रमदा मैया की शूलपाणी की परिक्रमा का सफर काफी मनोरंजक होता जा रहा है। वहाँ के आश्रमों के रीत रिवाज, वहाँ के आश्रम चालक बाबाओं की सेवा भाव से भरे कथाओं का विवरण, एक तरफ उच्च विद्या विभूषित संन्यस्त बाबा जी परिक्रमा वासियों का ओरिएंटेशन लेते, तभी दूसरे ओर पराठे वाले बाबा जी जो घूमता आश्रम लेके परिक्रमा वासियों को भूखा ना रहने देने की कसम खाए हुए, आदिवासी भागों में पाठशालाओं का वर्णन, वहाँ पर बच्चों का खान पान रहन सहन, इनका भी विवरण मन को संतुष्ट भी जरूर करता है। कुल 17-18 दिनों की परिक्रमा का वर्णन हमने अभी तक सुना है। शूलपाणी में आगे और 4-5 दिनों का विवरण बाकी है। मैया नीचे गहरी खाई से बह रही है, इसलिए पहाड़ियों से अभी भी परिक्रमा वासियों को चलना पड़ रहा है, पर कठिनतम पहाड़ियों का दौर अभी कम होता जा रहा है। रास्तों से परिक्रमा वासियों को चलने में थोड़ी आसानी जरूर हो रही है। आगे का सफर कैसे बढ़ता है, हम प्रमदा मैया से अगले वीडियो में जरूर जानेंगे। साथियों, ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा, हम आशा करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर भेजिए, जैसे आप अभी तक भेजते आ रहे हैं। और इसी चैनल पर आप अन्य वीडियोस भी हमारे देख सकते हो दोस्तों, उन्हें भी जरूर देख कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। नर्मदे हर। सबिन्दु सिन्धु सुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे।